अगर इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, तो फिर आज भी लाखों लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? अगर जीडीपी बढ़ रही है, रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो फिर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को लगता क्यों है कि पैसा कम पड़ रहा है? क्या सच में इंडिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है जितनी न्यूज में दिखाई जाती है, या फिर पिक्चर का एक दूसरा साइड भी है जो बहुत कम लोग समझते हैं? आज हम किसी पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करेंगे, ना ही किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स, सिंपल एग्जांपल्स और लॉजिक की मदद से समझेंगे इंडिया की इकोनॉमी की वो हिडन रियलिटी जो हर इंडियन को पता होनी चाहिए। सबसे पहले एक सिंपल कहानी। मान लो एक गांव में दो परिवार रहते हैं। पहले परिवार की मंथली इनकम 40,000 रुपए है, दूसरे परिवार की इनकम 4 लाख रुपए है। अब अगर कोई बाहर वाला आदमी दोनों की इनकम को मिलाकर एवरेज निकाले तो उसे लगेगा कि गांव के लोग काफी अमीर हैं। लेकिन क्या सच में दोनों परिवार इक्वली रिच हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए भी हमें इसी गलती से बचना होगा। जब भी न्यूज में आता है इंडिया बन गया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ये बात सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक देश कितना बड़ा है और उस देश के लोग कितने अमीर हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो एक क्लासरूम में 50 स्टूडेंट्स हैं। क्लास ने मिलकर एग्जाम में 4000 मार्क्स स्कोर किए। अब अगर सिर्फ टोटल मार्क्स देखो तो लगेगा क्लास बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जब पता चले कि उनमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने 80% मार्क्स लाए और बाकी स्टूडेंट्स एवरेज या उससे नीचे हैं, तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाती है। इकोनॉमी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जीडीपी बताता है देश ने टोटल कितनी वैल्यू क्रिएट की, लेकिन जीडीपी ये नहीं बताता कि उस ग्रोथ का बेनिफिट हर सिटीजन तक बराबर पहुंचा या नहीं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स जीडीपी के साथ एक और चीज देखते हैं, जीडीपी पर कैपिटा। सिंपल लैंग्वेज में, अगर देश की टोटल इनकम को हर सिटीजन में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज कितना हिस्सा आएगा। लेकिन ध्यान रहे, ये भी सिर्फ एक एवरेज होता है। रियल लाइफ में किसी की इनकम इससे बहुत ज्यादा होती है और किसी की बहुत कम। अब सवाल ये उठता है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आम आदमी को उसका फायदा कम क्यों महसूस होता है? इसका जवाब समझने के लिए एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी एक साल में 30,000 से बढ़कर 33,000 हो गई। तुम खुश हो गए, लेकिन इसी बीच हाउस रेंट बढ़ गया, मिल्क महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, स्कूल फीस बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ गया। अब सैलरी बढ़ने के बाद भी क्या तुम पहले से ज्यादा चीजें खरीद पा रहे हो सकता है जवाब हो नहीं। इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर, यानी तुम्हारे पास कितना पैसा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पैसे से तुम कितनी चीजें खरीद सकते हो। इसी वजह से कभी कभी इकोनॉमी ग्रो करती है लेकिन लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग फील नहीं होता। और यहाँ एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तभी मीनिंगफुल मानी जाती है जब उस ग्रोथ के साथ लोगों की रियल इनकम और परचेजिंग पावर भी इंप्रूव हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया की इकोनॉमी में एक और हिडन रियलिटी है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सोचो दो लोग 50,000 रुपए महीना कमाते हैं। पहला इंसान हर महीने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है, दूसरा इंसान पूरी इनकम खर्च कर देता है। 5 साल बाद दोनों की सैलरी लगभग सेम है, लेकिन उनकी वेल्थ बिल्कुल अलग है। यहीं से शुरू होता है इनकम और वेल्थ का डिफरेंस, और ये डिफरेंस इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वेल्थ सिर्फ सैलरी से नहीं बनती, उसके पीछे एक ऐसा सिस्टम काम करता है जो अमीर और मिडिल क्लास के बीच का गैप धीरे धीरे और बड़ा कर सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 भाई हैं, दोनों की मंथली इनकम 60,000 रुपए है। पहला भाई हर महीने अपनी पूरी सैलरी खर्च कर देता है, दूसरा भाई जरूरत का खर्चा करने के बाद हर महीने थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और अपनी स्किल्स पर इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद दोनों की सैलरी लगभग सेम है, लेकिन एक के पास सिर्फ इनकम है और दूसरे के पास इनकम के साथ असेट्स भी हैं जो उसके लिए अलग से पैसा कमा रहे हैं। यहीं से शुरू होता है इनकम और वेल्थ का असली डिफरेंस। इनकम वो है जो तुम कमाते हो, वेल्थ वो है जो तुम्हारे लिए काम करती है। अब सवाल ये है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो क्या हर सिटीजन की वेल्थ भी उतनी ही स्पीड से बढ़ रही है? जवाब है नहीं। इसी वजह से एक रियलिटी सामने आती है, वेल्थ इनइक्वालिटी।
इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कुछ लोग अमीर हैं और कुछ गरीब। असली बात यह है, देश में क्रिएट होने वाली वेल्थ सब लोगों तक एक जैसी नहीं पहुंचती। सोचो एक पिज्जा है और उसे 10 लोगों में बांटना है। अगर सिर्फ 2 लोग पिज्जा का आधा हिस्सा ले लें तो बाकी 8 लोगों को बचा हुआ आधा हिस्सा बांटना पड़ेगा। पिज्जा उतना ही है, लेकिन हर किसी को मिलने वाला हिस्सा अलग है। इकोनॉमी में भी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरह काम करता है। लेकिन कहानी अभी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो रोज तुम्हारी नजरों के सामने होता है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम बात होती है। सुबह की चाय की दुकान, मोहल्ले का मैकेनिक, सब्जी बेचने वाले अंकल, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, ये सब इंडिया की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से लोग किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा नहीं होते। कई लोगों के पास फिक्स्ड सैलरी नहीं होती और कई बिजनेसेस छोटे लेवल पर ऑपरेट करते हैं। इसी को इकोनॉमिस्ट्स इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सेक्टर नहीं है, करोड़ों लोग इसी इकोनॉमी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। और इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को समझने के लिए इनफॉर्मल इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो इकोनॉमिस्ट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यह थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ। लेकिन सिर्फ इनफॉर्मल इकोनॉमी ही इंडिया की हिडन रियलिटी नहीं है। एक और ऐसी चीज है जिसका असर हर इंडियन की पॉकेट पर पड़ता है, चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सोचो तुम्हारे घर का मंथली बजट 40,000 रुपए है, लेकिन किसी महीने घर का खर्चा 50,000 हो गया। अब क्या होगा? या तो तुम सेविंग्स यूज करोगे या किसी से उधार लोगे। अब इसी एग्जाम्पल को इंडिया पर अप्लाई करो। हर साल गवर्नमेंट को रोड्स बनानी होती हैं, रेलवेज इंप्रूव करनी होती हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाने होते हैं, आर्मी और पुलिस पर भी खर्चा होता है और कई वेलफेयर स्कीम्स भी चलानी पड़ती हैं। लेकिन अगर किसी साल गवर्नमेंट की इनकम उसके टोटल खर्चे से कम हो जाए तो बचा हुआ पैसा कहां से आता है? सिंपल आंसर, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिजनेस अपनी फैक्ट्री एक्सपैंड करने के लिए लोन लेता है या एक फैमिली घर खरीदने के लिए होम लोन लेती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। लोन लेना हमेशा बुरी बात नहीं होती। अगर उधार लिया हुआ पैसा प्रोडक्टिव काम में लगे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर या इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में, तो फ्यूचर में इकोनॉमी और तेज ग्रो कर सकती है। लेकिन अगर बोरोइंग बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और इनकम उस स्पीड से ना बढ़े तो प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स गवर्नमेंट के डेट और बोरोइंग पर भी नजर रखते हैं। लेकिन कहानी यहीं और इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोचो तुमने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया, प्रोडक्ट चाइना से आया, फोन अमेरिका की टेक्नोलॉजी से बना और पेमेंट इंडियन रुपीस में की। अब सवाल ये है, जब दुनिया के ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर में होते हैं तो इंडियन रुपी की वैल्यू इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? रुपी की वैल्यू बदलने से पेट्रोल की प्राइसेस, इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स और कई डेली यूज प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन रुपी की वैल्यू किस वजह से ऊपर या नीचे होती है, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ। अब तक हमने देखा जीडीपी, परचेजिंग पावर, इनकम और वेल्थ का डिफरेंस, इनफॉर्मल इकोनॉमी और गवर्नमेंट बोरोइंग। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद एक ऐसी वजह भी है जिसकी वजह से दुनिया भर की बड़ी कंपनियां आज इंडिया पर इतना भरोसा दिखा रही हैं, और शायद वही इंडिया की इकोनॉमी का सबसे पॉजिटिव हिडन ट्रुथ है। लेकिन अगर इंडिया की इकोनॉमी में इतनी चैलेंजेस हैं, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट क्यों कर रही हैं? एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक दुकान खोलना चाहते हो। तुम्हारे सामने 2 जगह है। पहली जगह पर सिर्फ 100 कस्टमर्स रहते हैं और दूसरी जगह पर 10 लाख पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। अगर दोनों जगह रेंट सेम हो तो तुम अपनी दुकान कहां खोलोगे? ऑब्वियसली जहां ज्यादा कस्टमर्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो। बिल्कुल इसी तरह कंपनीज भी उन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं जहां फ्यूचर में डिमांड बढ़ने की संभावना हो, और इंडिया के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी पॉपुलेशन।
बहुत लोग पॉपुलेशन को सिर्फ प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स इसे दो तरह से देखते हैं। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो और प्रोडक्टिव जॉब्स करे, तो वही पॉपुलेशन इकोनॉमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। सोचो एक क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स हैं, सब यंग हैं, फिट हैं और अच्छी ट्रेनिंग मिली है। ऐसी टीम के जीतने के चांसेस नेचुरली ज्यादा होते हैं। एक कंट्री के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब उसके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो उसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन सिर्फ यंग पॉपुलेशन होना ही काफी नहीं है। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए। अगर ये सब ना मिले, तो वही अपॉर्चुनिटी एक चैलेंज में बदल सकती है। इसीलिए आज इंडिया में स्किल डेवलपमेंट पर इतना फोकस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ बढ़ रही है। कई लोग सोचते हैं एआई सारी जॉब्स खत्म कर देगा। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। हिस्ट्री बताती है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कुछ जॉब्स खत्म हुई हैं, लेकिन बहुत सी नई जॉब्स भी बनी हैं। असली चैलेंज टेक्नोलॉजी नहीं होती, चैलेंज होता है खुद को उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट ना करना। इसी वजह से आज सिर्फ डिग्री काफी नहीं है। स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सब फ्यूचर में और भी इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। और शायद यही इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिडन ट्रूथ है। एक देश की इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट या कंपनी से स्ट्रांग नहीं बनती, बल्कि उस देश के लोग कितनी स्किल्ड, प्रोडक्टिव और फाइनेंशियली अवेयर हैं, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इंडिया का फ्यूचर सिर्फ पॉलिसीज पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हम और तुम जैसे लोग आज क्या सीख रहे हैं और कल कैसे डिसीजंस लेंगे, उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब एक बार पूरी पिक्चर को जोड़ते हैं। इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ जीडीपी से जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीडीपी बताती है कि देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये नहीं बताती कि उस ग्रोथ का फायदा हर सिटीजन तक कितना पहुंच रहा है। इनकम और वेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। इनकम तुम्हारे खर्चे चला सकती है, लेकिन वेल्थ तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, लेकिन इसी वजह से गवर्नमेंट के लिए हर एक्टिविटी को ट्रैक करना और टैक्स कलेक्ट करना भी चैलेंजिंग हो जाता है। गवर्नमेंट बोरोइंग इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद कर सकती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल होना उतना ही जरूरी है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक स्ट्रेंथ है यंग पॉपुलेशन। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन, स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज ना मिले, तो यही स्ट्रेंथ एक चैलेंज भी बन सकती है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी का फ्यूचर सिर्फ गवर्नमेंट के डिसीजंस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स और हम सबके डिसीजंस पर भी डिपेंड करता है। एक और बात, अगर तुम सिर्फ पैसा कमाना सीखते हो, लेकिन पैसा मैनेज करना नहीं सीखते, तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करते हो, तो धीरे धीरे तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकते हो। और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की शुरुआत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली अवेयर सिटीजन से होती है। अब एक सवाल तुमसे, तुम्हारे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी? अपना आंसर कमेंट में जरूर लिखना। और अगर इस वीडियो में बताए गए किसी भी टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस या इकोनॉमी से रिलेटेड किसी और टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो वो भी कमेंट में जरूर बताओ। हो सकता है अगला वीडियो तुम्हारे कमेंट पर ही बने। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जो इंडिया की इकोनॉमी को सिर्फ हेडलाइन से नहीं, बल्कि फैक्ट्स के साथ समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।